हेलो फ्रेंड्स, आई एम अर्पित एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सिक्योरिटी क्या है। सिक्योरिटी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और हर देश के लिए है, चाहे वो छोटा देश हो चाहे वो बड़ा देश हो, क्योंकि हर कोई अपने आप को सिक्योर करना चाहता है, सिक्योर फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ थ्रेट्स। और आज इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि इंडिया की जो सिक्योरिटी सेटअप है वो कैसी है, कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी फोर्सेस किस टाइप की सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और किस तरीके से ये जो थ्रेट्स हैं वो इवॉल्व हो रहे हैं, वो बदल रहे हैं। अगर मैं ये वीडियो आज से 50 साल पहले बना रहा होता, खैर उस समय टेक्निकली स्पीकिंग ये सब चीज़ें नहीं थी, बट जस्ट इमेजिन मैं आज से 50 साल पहले बना रहा होता तो उस समय मैं कहता कि सिक्योरिटी इज प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल थ्रेट्स। फिजिकल थ्रेट्स मतलब बॉम्बिंग्स हो गई, शूटिंग्स हो गई, ये होते हैं फिजिकल थ्रेट्स। इन सब थ्रेट से प्रोटेक्शन के मैकेनिज्म को हम सिक्योरिटी बोलेंगे, क्योंकि ये जो फिजिकल थ्रेट्स होते हैं या कोई भी टाइप के थ्रेट्स होते हैं, ये टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मतलब कि हमारी धरती जो हमारा देश है उसमें से कोई ना कोई एक टेरिटरी अलग करने की सोच रहा होता है तो वो वायलेंस फैला रहा होता है, फिजिकल थ्रेट्स हो जाते हैं। किसी भी देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, सॉवरेनिटी मेंटेन रहे, और ये टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को किस चीज से खतरा होता था? पहले फिजिकल थ्रेट से खतरा होता था। बट आज की डेट में क्या आपको लगता है कि सिर्फ फिजिकल थ्रेट से खतरा है? ऑब्वियसली नहीं। जो थ्रेट्स है ना, उनका नेचर बदल गया है, उनका स्कोप वाइडन हो गया है। आज की डेट में हम देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन थ्रेट्स भी खूब हैं। जैसे कि हो गया साइबर थ्रेट्स, साइबर अटैक्स खूब हो जाते हैं, तो इनसे भी बचाना जरूरी हो गया है और इनसे बचाने के मैकेनिज्म को भी सिक्योरिटी में रखा जाता है। आजकल हम देखते हैं इकोनॉमिक थ्रेट्स, ये भी बहुत बढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक थ्रेट्स में आ जाता है मनी लॉन्ड्रिंग, फेक करेंसी सर्कुलेशन, फिर अभी अभी कोविड खत्म हुआ है थोड़े साल पहले, और यहां से एक नए टाइप के थ्रेट का भी अनुमान लगाने लगे हैं। दीज टाइप ऑफ थ्रेट्स आर बायोलॉजिकल थ्रेट्स। हम इसको बायोलॉजिकल एंड केमिकल की कैटेगरी में डाल देते हैं। यह भी एक मेजर थ्रेट है। तो आज की डेट में सिक्योरिटी is not only limited to protection from physical threats. It is protection from physical threats, tech-driven threats, biological and chemical threats and economic threats. आज की डेट में सिक्योरिटी की डेफिनेशन ये है। क्यों? क्योंकि थ्रेट्स के नेचर वाइड रेंजिंग हो गए, थ्रेट्स का स्कोप बढ़ गया है, और इन सब मैकेनिज्म्स की वजह से हम इन सब टाइप के थ्रेट्स को टैकल कर सकते हैं। और ये जो थ्रेट्स है ना, ऐसा नहीं है कि ये इवॉल्व हो गए हैं और हमें पता है कि किस टाइप के थ्रेट्स है, क्या नेचर है। ये अपने आप में हर एक थ्रेट डे बाय डे इवॉल्व हो रहा है। खासकर ये टेक ड्रिवन थ्रेट्स, ये तो डेली इसमें कुछ ना कुछ नए चेंजेस हैं। हम
बहुत सारी वीडियोस देखते होंगे, इस टाइप का स्कैम आ गया, वो आ गया, ये आ गया। तो ये मॉडर्न डे वॉरफेयर है या मॉडर्न डे थ्रेट्स है, और इनसे निपटने के लिए हमें मॉडर्न डे सिक्योरिटी मैकेनिज्म या मॉडर्न डे सिक्योरिटी एपरेटस को अपनाना पड़ेगा। यह है आज की डेट में सिक्योरिटी का मतलब। अब वो जमाने गए जहां पे सिर्फ फिजिकल थ्रेट्स ही एक टाइप के थ्रेट्स हुआ करते थे। अब इंडिया में किस तरीके से हम सिक्योरिटी को मैनेज करते हैं? अब यहां पर हमने सिक्योरिटी को कैटेगराइज कर लिया है दो हिस्सों में। फर्स्ट इज एक्सटर्नल सिक्योरिटी, ठीक है। एक्सटर्नल सिक्योरिटी में सिंपल सा है, हम डेफिनेशन अपनी लेकर आते हैं वापस से, प्रोटेक्शन फ्रॉम थ्रेट्स, ठीक है। सिक्योरिटी इज प्रोटेक्शन फ्रॉम थ्रेट्स। अब एक्सटर्नल सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन फ्रॉम थ्रेट्स विच आर आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, जो इंडिया से बाहर है थ्रेट्स, उनसे प्रोटेक्शन इज एक्सटर्नल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी इज प्रोटेक्शन फ्रॉम थ्रेट्स which are present inside the territory of the country, जो अंदर प्रेजेंट है। जम्मू एंड कश्मीर में मिलिटेंट्स हैं, या फिर नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, इधर इस रीजन में नक्सल्स हैं, ये सब इंटरनल थ्रेट्स हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है कि इंटरनल थ्रेट्स के कनेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स होते हैं। तो इन कनेक्शंस को भी जरूर हमें समझना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए। बिना इन कनेक्शंस को एनालाइज करे हम सिक्योरिटी इंश्योर नहीं कर सकते हैं देश की। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें अपने बॉर्डर्स को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत जरूरी है। अगर हमारा बॉर्डर गार्डेड बहुत अच्छी तरीके से होगा तो ऑटोमेटिकली ये कनेक्शंस जो है ना, ये वीक हो जाएंगे, एंड सिक्योरिटी इंश्योरेंस की तरफ हम और एक कदम उठाएंगे। तो इसलिए बॉर्डर सिक्योरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सटर्नल थ्रेट से तो वो बचाती ही बचाती है, बट एक्सटर्नल थ्रेट्स का जो इंटरनल थ्रेट से कनेक्शन है उससे भी हमें बचाती है। हमारे देश में एक्सटर्नल सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए या फिर उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी 4 फोर्सेस के माध्यम से करती है। पहली है इंडियन आर्मी, दूसरी है इंडियन एयरफोर्स, तीसरी है इंडियन नेवी, और चौथी है इंडियन कोस्ट गार्ड। इन चारों फोर्सेस को हम कहते हैं आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द सेंटर या सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस। दूसरी तरफ इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी इज द प्रेरोगेटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है 7 फोर्सेस, 7 फोर्सेस। 7 फोर्सेस में से सबसे पहली है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, फिर है आईटीबीपी, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, फिर है सशस्त्र सीमा बल और असम राइफल्स, 5वीं है सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। नंबर ऑफ पर्सनल के मामले में ये सबसे बड़ी फोर्स है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो कि हमको मेट्रो में, एयरपोर्ट्स पे बहुत जगह दिख जाती है, जो इंडस्ट्रियल या फिर कमर्शियल असेट्स को सिक्योर करने के लिए है। और लास्ट है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी, ये टेररिज्म से निपटने के लिए एक रिजर्व फोर्स है। जैसे जब 26/11 अटैक्स हुए थे तो ताज होटल में यही लोग घुसे थे, एनएसजी कमांडोज। ये 7 फोर्सेस
को हम कलेक्टिवली एक नाम देते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, CAPFs है। ये भी सेंटर के अंदर ही, बट ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है या पैरामिलिट्री भी बोल देते हैं। अब यहां पर एक चीज जानने वाली और ये भी है कि ये जो फोर्सेस है ना सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, इसमें से ये जो 4 फोर्सेस है BSF, ITBP, सशस्त्र सीमा बल और असम राइफल्स, इनको कहते हैं हम बॉर्डर फोर्सेस या बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस। BSF तैनात है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे एंड इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे। ITBP तैनात है इंडो चाइना बॉर्डर पे। सशस्त्र सीमा बल तैनात है नेपाल बॉर्डर पे और भूटान बॉर्डर पे। और असम राइफल्स तैनात है म्यांमार बॉर्डर पे। ये फोर्सेस बॉर्डर गार्ड करती है, इसलिए इनको बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस बोला जाता है। जब भी पीस टाइम होता है तब ये फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं और आर्मी इनके पीछे होती है। बट जब भी वॉर डिक्लेयर हो जाता है, जैसा कि 1947 में हुआ, 65 में हुआ, 71 में हुआ या फिर 1999 में कारगिल वॉर हुआ, तो आर्मी बन जाती है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और ये फोर्सेस बन जाती हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। इस तरीके से हमारे बॉर्डर्स को गार्ड किया जाता है। यह तो हो गई बॉर्डर्स की बात, बट देखो बॉर्डर्स के अलावा कोस्टल सिक्योरिटी भी बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि यहां से भी थ्रेट्स है। आखिर अजमल कसाब एंड कंपनी 2611 अटैक्स के लिए समुद्र के रास्ते ही आए थे, तो हम अपनी कोस्टल सिक्योरिटी किस तरीके से इंश्योर करते हैं, यह भी एक जानने वाली बात है। तो देखो जो हमारी फर्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स है, इन फर्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स में क्या होता है, जो भी स्टेट के एडजेसेंट 12 नॉटिकल माइल्स है, जैसे कि ये वाला पोर्शन तमिलनाडु के एडजेसेंट है, ये वाला पोर्शन महाराष्ट्र के एडजेसेंट है, तो यहां पर महाराष्ट्र पुलिस का ही जुरिस्डिक्शन रहेगा। यहां पे गुजरात पुलिस का, इधर गोवा पुलिस का, इधर कर्नाटका, फिर केरला पुलिस। जो भी स्टेट के एडजेसेंट वो फर्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स हैं, वहां पर स्टेट पुलिस का जुरिस्डिक्शन रहता है। तो फर्स्ट ईयर में आ जाती है स्टेट मरीन पुलिस या स्टेट पुलिस का, स्टेट पुलिस का एक विंग होता है मरीन पुलिस, वो आ जाती है। ठीक है, फिर इस 12 नॉटिकल माइल्स से लेके ये हमारा EEZ होता है, इसको कहते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन। इस लाइन को, ये लाइन हमारे कोस्ट लाइन से 200 to 250 नॉटिकल माइल्स पे होती है, IMBL। बट सिक्योरिटी के मामले में 12 नॉटिकल माइल्स से लेके IMBL तक रहती है इंडियन कोस्ट गार्ड। और IMBL पे तैनात होती है इंडियन नेवी। सो 3 टियर कोस्टल सिक्योरिटी मैकेनिज्म है हमारे पास। पहले 12 नॉटिकल माइल्स में स्टेट पुलिस, 12 नॉटिकल माइल्स से लेके IMBL तक यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन तक कोस्ट गार्ड, और इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन पे नेवी। अब ये हमको दिख तो रहा है 3 टियर सिस्टम, बट 3 टियर सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटी। 3 अथॉरिटीज है, कोऑर्डिनेशन बिठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, खासकर जब सेंट्रल फोर्सेस को स्टेट की फोर्सेस या स्टेट पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाना। तो ये एक
लैप्स का रीजन बन सकता है। एंड हमारे को इन सब चीजों को स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। हमारे बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हमको उसे स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है, वो करना पड़ेगा। हम चाह रहे हैं 2047 तक विकसित भारत बनना, बट विकसित भारत सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से नहीं होगा। जब तक आप अपने देश को सिक्योर नहीं रखोगे, तब तक आप जितना मर्जी ग्रोथ कर लो, जितना मर्जी डेवलपमेंट कर लो, आप डेवलप्ड तभी कहलाओगे जब आपका देश पीसफुल, स्टेबल एंड सिक्योर होगा। तो यह चीज हमें जानना जरूरी है। जानने के साथ साथ समझना भी उतना ही जरूरी है। सो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि सिक्योरिटी क्या है, समय के साथ कैसे इसका स्कोप बढ़ा, नेचर ऑफ थ्रेट्स चेंज हुए, और सिक्योरिटी किस तरीके की होती है, मतलब इसकी कैटेगराइजेशन क्या है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, और हम किस तरीके से एक्सटर्नल सिक्योरिटी को मेंटेन करते हैं और इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करते हैं, फिर कोस्टल सिक्योरिटी को कैसे हम मैनेज करते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपको मिलूंगा अब और वीडियोस में। आप इन वीडियोस को देखते रहिए। आई होप दे आर एक्चुअली हेल्पिंग यू। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and your family members. Do subscribe to our channel, and you, the aspirants, keep studying, keep reading, keep writing, and most importantly, keep revising. Namaste. Jai Hind.